नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिका। आज का हमारा मुद्दा है सकारात्मक राष्ट्रवाद बनाम नकारात्मक राष्ट्रवाद। आखिर यह मुद्दा क्यों उभर करके आया है, इस मुद्दे की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इन्हीं विषयों पे आज हम आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखूँगा। आशा है आप लोगों को हमारी ये बात अच्छी लगे। यदि ये बात अच्छी लगे तो आप लोग हमें अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रवाद जो है, हमने कहा कि राष्ट्रवाद एक है सकारात्मक राष्ट्रवाद और एक है नकारात्मक राष्ट्रवाद। सकारात्मक राष्ट्रवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद में अंतर क्या है, इन्हीं अंतरों को हम जो है आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सकारात्मक राष्ट्रवाद वह है जहाँ पे सबके साथ समानता की बात करता हो, सभी धर्मों का समान आदर करता हो, सभी जातीय लिंग वर्ग के प्रति समान व्यवहार की भाव रखता हो, देश के हर कोने कोने में फैले हुए भारतीयों के प्रति उसके प्रति प्यार हो, चाहे कोई व्यक्ति कन्याकुमारी का हो या कोई जम्मू कश्मीर से हो, कोई राजकोट से हो या कोई मणिपुर से हो, सारे लोगों के बीच में एक आपसी प्रेम का बंधन जो है सकारात्मक राष्ट्रवाद जोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पे भाषा के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अब हमारा मुद्दा है कि सकारात्मक राष्ट्रवाद की ज़रूरत आखिर है क्यों। तो देखिए, भारत का एक विशाल इतिहास रहा है। भारत सदियों से अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ हर तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ रही हैं, हमारे यहाँ प्राकृतिक विविधता रही हैं, सांस्कृतिक विविधता रही हैं, यहाँ तक कि राजनैतिक विविधता भी रही है। हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही चलें तो हमारे यहाँ राजतंत्र भी था तो गणतंत्र भी था। आगे के वर्षों में हम देखते हैं कि धार्मिक विविधता पे यदि हम देखें तो हमारे यहाँ सनातन धर्म था तो बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था। हमारे यहाँ चारवाक जैसे घोर नास्तिक भी आए, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। आगे के वर्षों में हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन की परंपरा आई। भक्ति आंदोलन में कबीर आए तो नानक भी आए, तुलसी आए, दादू दयाल भी आए। हमने सबको सम्मान दिया, सबका समाज में एक स्तर रहा और इन लोगों की बातों पे लोगों ने विश्वास किया, इनके विचारों से प्रभावित हुए और हमने एक ऐसे राष्ट्र का गुलदस्ता बुन करके लाया जो कि संपूर्ण लोगों का उसमें समन्वय था। सभी लोगों के साथ प्रेम था, सभी के साथ मित्रता का भाव था, कहीं किसी पे कटुता नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति होली पर जाता है तो दिवाली पर भी जाता है, बैसाखी पर जाता है तो बुद्ध पूर्णिमा पर भी जाता है। यह हमारे समाज का, यह हमारे देश का कल्चरल इतिहास रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस इतिहास को हुआ क्या है। तो इन्हीं मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, राजनैतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग इन मुद्दों से क्या होता है कि लोगों का ध्यान भटका देते हैं और एक दूसरे के प्रति आपसी वैमनस्य
हिंदू को हिंदू से, मुसलमान को मुसलमान से, जैन को जैन से, इन तमाम तरह के लोगों में क्या किया जाता है कि आपसी विद्वेष पैदा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि एक धर्म का, यदि एक धर्म के लोग यहाँ निवास करने लगे तो यहाँ पे संपन्नता आ जाएगी, सारे लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि यह विश्व का इतिहास रहा है कि जिन जिन देशों ने इस तरह की विचारधारा को फैलाने का काम किया है, उसका हश्र क्या हुआ है, इतिहास इस बात की गवाही देता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर का आविर्भाव होता है, उद्भव होता है, हिटलर जैसे लोगों का उद्भव होता है, और वह जर्मनी के लोगों को जर्मनी फर्स्ट, नाजी फर्स्ट की बात करता है और यहूदियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम करवाता है। यह भी बताने का प्रयास करता है कि यदि यहूदियों को देश से बाहर निकाल दिया जाए तो नाजियों के लिए जर्मनी स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन परिणाम क्या होता है सबके सामने है। जर्मनी दो भागों में विखंडित हो जाता है और अंततः हिटलर जैसे शासक को आत्महत्या करनी पड़ती है। हमारे पास पाकिस्तान का भी उदाहरण है। मैं आप लोगों से कहूं, 1947 में भारत का विभाजन हुआ और धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन करके आए। एक तरफ जिन्ना की विचारधारा चल रही थी, एक तरफ हिंदू महासंघ की विचारधारा चल रही थी। दोनों लोग अपने लिए अलग अलग धर्म के आधार पर राष्ट्र की मांग कर रहे थे। जिन्ना की अड़ियल रवैये के आधार पर पाकिस्तान को धर्म के आधार पर अलग देश बनाया गया। लेकिन उस पाकिस्तान का हश्र क्या हुआ, अपने स्वतंत्रता के 20 साल तक भी वह अस्थायी नहीं रह सका। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया और पाकिस्तान दो भागों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट गया। यहाँ तक कि उसकी लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत नहीं हो सकी और 20 साल भी वहाँ लोकतंत्र अस्थायी रूप से नहीं चल पाया। अभी भी लोकतंत्र के नाम पर वहाँ एक तरह से तानाशाही तंत्र स्थापित रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म के आधार पर बना हुआ राष्ट्र जहाँ एक ही धर्म के लोगों की वरीयता दी गई और वह अस्थायी नहीं रह सका, तो मैं यह कैसे आप लोगों को या कोई भी व्यक्ति कैसे यह सुनिश्चित कर सकता है कि जिस देश में एक धर्म की प्रधानता हो वह देश विकसित कर सकता है या वह देश सशक्त हो सकता है या भविष्य में उसके विखंडित होने की गारंटी नहीं है, यह कह पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे कहने का मतलब यही था कि चाहे राजनीतिक पार्टियां कोई भी हों, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोगों के बीच में आपसी प्रेम, भाईचारा यदि बना रहे तो सारे लोग मिल करके और इस देश को एक ऐसा सुंदर देश बना सकते हैं जिसे विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और यह किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा वर्ग के लोगों की बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे समाज में बड़े पैमाने पर इस टाइप के नकारात्मक लोग हैं और वह अपनी नकारात्मक विचारधारा हमारे ऊपर थोपने का प्रयास भी करते हैं।
लेकिन लोकतंत्र में एक सशक्त एवं जागरूक नागरिक का कर्तव्य यही होता है कि वह ऐसी विचारधारा का विरोध करे, सही को सही और गलत को गलत स्वीकार करे। यदि हम इस विचारधारा का विरोध नहीं करें और सकारात्मक विचारधारा को हम समाज में नहीं फैलाएंगे तो एक न एक दिन सारे लोगों के बीच में ऐसी ही नफरत की खाई बड़ी होती जाएगी और यह खाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि भविष्य में उसे पाटना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों, हमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपने लोगों के बीच में फैलाएं, लोगों को इस विचारधारा से अवेयर करें, गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखें। धन्यवाद, नमस्कार। यही मेरी आप लोगों से अपील थी। आशा है आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। जय हिंद।